हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम हर्षराज है और मैं आपको इस यूट्यूब के नए चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, पिछले सेशन में हमने ये जाना था कि पोर्टुगीज़ को ट्रेड रूट मिल गया है। वो अब इंडिया से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। कुछ साल यहाँ बिताने के बाद यहाँ के ट्रेड पर उनकी नज़र बन गई थी। वो अब यह चाहते थे कि इंडिया के साथ सिर्फ पोर्टुगीज़ का ही ट्रेड हो। वो यहाँ मोनोपोली चाहते थे। धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ बसने का पूरा पुख्ता इंतजाम कर लेते हैं और यहाँ के लोगों के साथ रिलेशन बनाने स्टार्ट कर देते हैं। आज के इस सेशन में हम यह जानेंगे कि पोर्टुगीज़ स्टेट, पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इनके रिलीजियस पॉलिसी क्या क्या थी, और फिर हम इनके डिक्लाइन के बारे में भी जानेंगे। अब क्योंकि पोर्टुगीज़ यहाँ पर रह रहे हैं, तो जब पोर्टुगीज़ यहाँ इंटर किए, अपना एम्पायर डेवलप किए, जिसे इन्होंने नाम दिया स्टाडो पोर्टुगीज़ द इंडिया, यानी स्टेट ऑफ पोर्टुगीज़ इंडिया। तकरीबन पोर्टुगीज़ 100 से अधिक जगहों पर उनका कंट्रोल था, जिसमें से कई पोर्ट सिटी भी थे, जैसे गोवा, मैंगलोर, कलिकट, कन्नौर, कोचीन, कोल्लम, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, दीव, सूरत, बेसिन, दादर नागर हवेली, सेलसेट और भी कई ऐसे जगह थे जिन पे पोर्टुगीज़ का कंट्रोल था। बाद में इन लोगों ने हुगली, चितगांव को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ के लोगों के आपसी लड़ाई ने पोर्टुगीज़ को काफ़ी मजबूत किया, काफ़ी हेल्प किया। जैसे विजयनगर एम्पायर और दक्कन के बीच में जो हमेशा युद्ध हुआ करते थे, फिर बीदर और गोलकोंडा आपस में भी ये हमेशा लड़ते रहते थे और इनका फ़ायदा पोर्टुगीज़ को होता था। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वायसरॉय, जो 3 साल के लिए होता था, जिसे सेक्रेटरी हेल्प किया करती थी। बाद में यही सेक्रेटरी काउंसिल बन गया। अगला जो इम्पोर्टेंट पोस्ट था वो वेडर द फडेंडा था। यह केवल रेवेन्यू और कार्गो शिप की देखभाल करता था, यानी कौन से शिप कब आ रही है, कौन से शिप कब जा रही है, उनमें क्या लोड होंगे, क्या अनलोड होंगे, यही सब चीज़ के लिए वेडर द फडेंडा रखा गया था। पोर्टुगीज़ की इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, चाइना से लेकर अफ्रीका तक काफ़ी फैली हुई थी, और इन सब जगहों को देखभाल करने के लिए कैप्टन और फैक्टर की नियुक्ति होती थी। रिलीजियस पॉलिसी की बात की जाए तो पोर्टुगीज़ की रिलीजियस पॉलिसी स्टार्टिंग में केवल अरब और मुस्लिम के साथ खराब थी। बाद में जब यहाँ पे ये रहना स्टार्ट कर देते हैं और अपने पावर को एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब पे ये अपना कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं और उन पे अपने धर्म को थोपना स्टार्ट करते हैं और फोर्सफुली उन्हें कन्वर्ट कराना स्टार्ट कर देते हैं। और इस कन्वर्जन को इन्होंने नाम दिया था इंक्विजिशन। यह काम इन्होंने सबसे पहले गोवा में किया था। तो आप कहेंगे कि तभी इंडियन रूलर क्या कर रहे थे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी? तो भाई मेरे, जब ये सारा कुछ हो रहा था तो इंडियन रूलर के सामने ये लोग एनिमी नहीं थे। ये लोग ये मानते थे कि अभी ये आए हैं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, ट्रेड करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इनके लिए इनका सबसे बड़ा एनिमी जो था वो रीजनल स्टेट थे। ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे सक्सेशन ऑफ पावर के लिए। जैसे बीदार हो गया, बीदार, गोलकोंडा, विजयनगर, दक्कन, मराठा, मुग़ल, ये सब आपस में कहीं ना कहीं लड़ते रहते थे और इनका फ़ायदा पोर्टुगीज़ को होता था। सितंबर 1579 को अकबर इन लोगों को बुलाता है और कहता है कि आप अपने 2 रिलीजियस प्रीचर को हमारे यहाँ भेजो। पोर्टुगीज़ तो यही चाहते थे कि अकबर कब इन्हें बुलाए। ये लोग ये चाहते थे कि अकबर इन्हें बुलाए और ये लोग सारे उनके कान भरेंगे, अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे। व्यूअर्स, इनका सोचना ये था कि अगर अकबर को कन्वर्ट करा लिए तो इनके नीचे जो सारे बड़े बड़े लोग हैं वो भी कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे और पूरी तरह से ये भारत को कन्वर्ट करा देंगे क्रिश्चियनिटी में। यहाँ पे पोर्टुगीज़ के साइड से रोडोल्फो एक्वाविविया और एंटोनियो मोनसेंटो फतेहपुर सिकरी पहुँच जाते हैं। ये 28 फरवरी 1580 में फतेहपुर सिकरी पहुँचते हैं। अकबर वाज रिलीजियस टॉलरेंस। अकबर जो है वो दूसरे धर्म को काफ़ी रिस्पेक्ट देता था, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सुनता था और उसे एक्सेप्ट भी करता था। 1590 से लेकर 1592 तक यही सब चलते रहा। वहाँ से कोई लोग आते थे
इनके साथ यहाँ पे बैठते थे, बात करते थे, अपने अपने धर्म के बारे में बताते थे। दीन इलाही कह लें, दीन पनाह पे इन लोग आपस में ही डिबेट करते थे। 1595 में लाहौर में एक मिशन बुलाता है अकबर। इस बार फादर जेनोरो जेवियर और इमैनुएल पिनहिनो 2 लोग वहाँ जाते हैं। इन लोगों की मोटिव इस बार साफ थी कि हमें वापस नहीं आना है, वहीं रुकना है और वहीं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। 1606 में जब जहांगीर इस थ्रोन पर काबिज होता है तो इन लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है। वो सोचता है कि हम लोगों ने अकबर को तो कहीं करा नहीं पाया कन्वर्ट, तो क्यों ना जहांगीर को करा देते हैं। और ये लोग जहांगीर को ब्रेन वॉश करना स्टार्ट करते हैं। जहांगीर भी रिलीजियस इंटॉलरेंस रहता है, वो भी इन लोगों की बात सुनता है, समझता है, लेकिन यह भी कन्वर्ट नहीं होता है। 1608 में आगरा में इन लोगों ने कई बैप्टिज्म कराना स्टार्ट किए। बैप्टिज्म मतलब कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उन पे पानी छिड़का जाता है या उन्हें पानी से भरे हुए पॉट में उन्हें डुबाया जाता है और कहा जाता है कि अब ये क्रिश्चियन बन गए। पर यह बात जब जहांगीर तक पहुंची तो वह काफ़ी नाराज़ होता है और यहीं से मुग़ल और पोर्टुगीज़ में खटास आना स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि पोर्टुगीज़ कैसे मुग़ल के साथ उनका रिलेशन ख़राब होना स्टार्ट हुआ। 1680 में एक व्यक्ति इंग्लैंड से हेक्टर नामक शिप से इंडिया के सूरत बंदरगाह पे पहुंचता है, जिसका नाम कैप्टन विलियम हॉकिंस होता है। ही वॉज वेरी वाइज, क्लेवर एंड नॉलेजेबल पर्सन। इसे कई तरह की भाषाएं आती थी, हर भाषा में कंफर्ट था। इसे टर्किश लैंग्वेज भी आती थी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मुग़ल कोर्ट में हॉकिंस टर्किश लैंग्वेज के आने से उसे बादशाह के साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसे कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी, वो आसानी से अपनी भाषा में बादशाह को समझा दे रहा था। हॉकिंस जब यहाँ आया तो बादशाह के लिए काफ़ी प्रीशियस गिफ्ट लेकर आया। इससे बादशाह बहुत खुश होता है और यह चीज़ देख के बादशाह उसे 400 मनसबदारी दे देता है। हालांकि मनसबदारी के उसे 30,000 कभी मिलते नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ पोर्टुगीज़ यह सब होता देखकर खुश नहीं होता है। पोर्टुगीज़ बादशाह से बात करना स्टार्ट करता है। वह कहता है कि आप इंग्लैंड को ट्रेड की परमिशन ना दें और बादशाह उसके परमिशन को रिजेक्ट कर देता है। 1611 में विलियम हॉकिंस इंडिया को छोड़कर वापस अपने देश चला जाता है। इसके ठीक 1 साल बाद 1612 में कैप्टन बेस्ट इंग्लैंड से भारत आता है। इस शिप का नाम होता है ड्रैगन। इस बीच में एक छोटी सी बैटल होती है इंग्लैंड के कुछ छोटे मोटे शिप और पोर्टुगीज़ के काफ़ी बड़े बड़े जंगी बेड़ों से। यहाँ कैसे भी करके इंग्लैंड ये वार को जीत जाता है। इससे जहांगीर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। इसके ठीक 1 साल के बाद 1613 में पोर्टुगीज़ एक गुस्ताखी कर बैठता है। जहांगीर के शिप को पोर्टुगीज़ ने कैप्चर कर लिया है और जो शिप पे लोग थे उन्हें हॉस्टेज बना लेता है। यह देखकर जहांगीर अपने जनरल मुबारक खां को ऑर्डर देता है कि उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दो और जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी इन्हीं लोगों से करो। व्यूअर्स, यहाँ से पोर्टुगीज़ और मुग़ल के बीच में मनमुटाव होना स्टार्ट हो जाता है और यह रिलेशन ख़राब तब हो जाता है जब पोर्टुगीज़ हुगली कैप्चर करके कुछ और भी गलतियाँ कर बैठता है। अकबर के समय 1579 में पोर्टुगीज़ जब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए तो वे सतगांव नाम के एक जगह जो कि बंगाल में है, वे वहाँ पे अपने फैक्ट्री को सेट करते हैं और वहाँ से ट्रेड करने के लिए वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। एक्सपेंशन पॉलिसी के कारण मेजर एरियाज़ पे उनका कंट्रोल हो जाता है और साथ साथ यहाँ के पॉलिटिक्स को भी समझकर पॉलिटिकल कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिए। फिर चाहे वो मुर्शिद कुली खां हो या अलीवर्दी खां, क्योंकि हिंदुस्तानी रूलर भी ट्रेड करना चाहते थे। वो भी अपने स्टेट को पावरफुल बनाना चाहते थे और प्रोस्पेरस बनाना चाहते थे, तो वो भी इन पोर्टुगीज़ के साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। वहीं पोर्टुगीज़ एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत एक नया पोर्ट बनाते हैं जिसका नाम हुगली होता है। साथ साथ पोर्टुगीज़ ट्रेड पर मोनोपोली स्टार्ट कर दिए। सॉल्ट और टोबैको पे इन्होंने टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट किए, कस्टम ड्यूटी लगाना स्टार्ट किए। पर यह यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया। जो माइनर हिंदू और मुस्लिम बच्चे होते थे उनका इन लोगों ने धर्म कन्वर्ट करा करके पुर्तगाल एक्सपोर्ट कर देते थे और वहाँ पे उनसे स्लेवरी कराया जाता। यहाँ तक इनकी गलती काफ़ी नहीं थी कि इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। मुमताज़ महल जो कि शाहजहाँ की बिलव्ड वाइफ थी,
उनकी 2 दासियों को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। बस फिर क्या, मुमताज़ भागकर शाहजहां के पास गई और रो धोकर दिखाया। शाहजहां ने ऑर्डर दिया बंगाल के गवर्नर कासिम खां को कि जाओ पोर्टुगीज़ पर अटैक करो। और ये काफ़ी इंटेंस बैटल था, दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग 1000 से ऊपर शाहजहां के सोल्जर शहीद हो गए। वहीं 400 से ज़्यादा पोर्टुगीज़ को कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया जाता है। कई पोर्टुगीज़ का तो परसिक्यूशन भी कर दिया जाता है। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि पोर्टुगीज़ अपने हरकतों के कारण मुग़ल से बैर ले लेता है, मुग़ल जैसे राज इनसे छूट जाता है। इस समय नए नए स्टेट राइज हो रहे थे, मराठा भी इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। 1739 में मराठा ने सेल्सेट और बेसिन पोर्टुगीज़ से छीन लिया। और भी कई स्टेट थे जिनका वास्ता इन लोगों से टूटता गया। पोर्टुगीज़ के कॉफिन पे कील ठोकने का काम लास्ट में डच और इंग्लैंड करते हैं, जब उनको इस सी रूट के बारे में पता चल जाता है और वह भी यहाँ पे आके ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इस सेशन में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि कैसे डच जब यहाँ पे आए तो उनकी क्या पॉलिसीज़ थी, वो क्या लेकर के आए और वो यहाँ से क्या क्या लेकर के गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।